ओके बच्चों, आप लोग काइंडली मुझे बता दें कि आप लोग तो मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है। आपने से काइंडली के मुझे जल्दी से मैसेज कर दो। ओके, चले ठीक। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर ये आप लोगों ने अपनी लिपन पॉट चैप्टर नंबर 2 से कवर किया। अब बेसिकली बात ये है कि जो आपकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स हैं या प्रोटीन के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये टोटल 4 है। जिनमें से एक है आपकी प्राइमरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और दूसरी है सेकेंडरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और तीसरी है टर्शरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या आपकी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और फोर्थ है आपकी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या क्वार्टरनरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपनी एफएससी के अंदर भी पढ़े हुए हैं और यहाँ पर हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, अब सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसे हम प्राइमरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। देखिए, आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है ना, वो बेसिकली कहलाई जाती है आपकी प्राइमरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये जो आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, इसकी बेसिकली अहमियत ये है कि अगर हमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस का पता चल जाए, तो हम इस तरीके से जेनेटिक डिजीजेस को डायग्नोज भी कर सकते हैं और जेनेटिक डिजीजेस की स्टडी भी कर सकते हैं। यह है बेसिकली अहमियत आपकी प्राइमरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये जो आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना, इसमें बेसिकली जो अमाइनो एसिड्स हैं वो स्टेबलाइज होते हैं आपकी पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। और ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि जो आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है या प्राइमरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको स्टेबल कौन कर, इसको बेसिकली स्टेबल करता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि ये पेप्टाइड बॉन्ड आपका बनता किस तरह से है और इसके फीचर्स क्या क्या हो। अब आपकी ये दो अमाइनो एसिड्स है, एक अमाइनो एसिड का नाम है वेलाइन और एक अमाइनो एसिड का नाम है एलानिन। अब वेलाइन का कार्बोक्सिल ग्रुप और एलानिन का अमाइनो ग्रुप, इनके दरमियान जो अमाइड लिंकेज बनती है, इनके दरमियान जो आपका एक बॉन्ड बनता है, उसको हम बेसिकली कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और इसकी डिटेल आप लोगों ने अपनी एफएससी के अंदर भी पढ़ी हुई है और यहां पर भी इसका ओवरव्यू मिल। अब याद रखना कि इसकी वजह से जो आपका प्रोडक्ट बन, अब इस प्रोडक्ट को लिखने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये कि आपका वो अमाइनो एसिड जिसका कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होगा, उसको हम हमेशा राइट साइड पर लिखेंगे, और आपका वो अमाइनो एसिड जिसका अमाइनो ग्रुप फ्री होगा, उसको हम हमेशा अपनी लेफ्ट साइड पर लिखेंगे। एक रूल तो ये हो। दूसरा रूल ये कि आपका वो अमाइनो एसिड जिसका कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री हो, तो उसका हम नाम चेंज नहीं करेंगे, और बाकी जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनका हम नाम चेंज करेंगे, और इस तरह से चेंज करेंगे कि उनके एंड वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम रिमूव करके एल वाई ऐड करें। यह है बेसिकली इसका रूल। एक बार मैं इसको दोबारा से कंपाइल, देखिए यह है आपकी दो अमाइनो एसिड, एक का नाम है वेलाइन और एक का नाम है एलानिन। अब वेलाइन का कार्बोक्सिल ग्रुप और एलानिन का अमाइनो ग्रुप, इनके दरमियान जो अमाइड लिंकेज बनती है, इनके दरमियान जो आपका बॉन्ड बनता है, वो बेसिकली आपका पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसकी वजह से जो आपका एक प्रोडक्ट बना है ना, इस प्रोडक्ट को लिखने के भी कुछ रूल्स हैं। इनमें पहला रूल ये कि आपका वो अमाइनो एसिड जिसका कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होगा, उसको हम हमेशा राइट साइड पर लिखेंगे, और आपका वो अमाइनो एसिड जिसका अमाइनो ग्रुप फ्री होगा, उसको हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे। एक रूल तो ये। दूसरा रूल ये कि आपका वो अमाइनो एसिड जिसका कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होगा, हम उसका नाम चेंज नहीं करेंगे,
और पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर बाकी जितने भी आपके अमाइनो एसिड होंगे उनमें हम आखिरी वर्ड जो है वो हम रिमूव करके एल वाई ऐड कर देंगे, जिस तरह इस एग्जांपल में किया गया, और आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है विलाइल एलन। अब इसी तरह से अगर आपके 3 होते, 4 होते या 5 आपके अमाइनो एसिड मिलके एक अगर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते, तो उनके साथ भी यही रूल अप्लाई होता कि आपका वो अमाइनो अमाइनो एसिड जिसका कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होगा उसका हम नाम चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। बाकी उस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनका नाम हम चेंज करेंगे, और इस तरीके से चेंज करेंगे कि उनके आखिरी वर्ड्स को रिमूव करके एल वाई को ऐड कर। ठीक है। अब याद रखना कि आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड, आपका पेप्टाइड बॉन्ड ना तो हीट करने से जो है वो डेसोसिएट होगा, और ना ही उससे यूरिया के साथ रिएक्ट करवाने से वो डेसोसिएट होगा। पेप्टाइड बॉन्ड को हम 2 तरीकों से तोड़ सकते हैं। एक तरीका यह है कि हम एंजाइम की मदद से इसकी ब्रेकडाउन, और दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने का तरीका ये होता है कि हम उसे किसी एसिडिक या अल्कलाइन अल्कलाइन मीडियम में 110 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 24 आवर्स के लिए अगर हम हीट करेंगे तो फिर जाके आपका पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो। इन बातों को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये एमसीक्यूज की बात। याद रखना, पेप्टाइड बॉन्ड को हीट करने से या यूरिया के साथ रिएक्ट करवाने से इसकी ब्रेकडाउन नहीं हो। पेप्टाइड बॉन्ड की जो ब्रेकडाउन होगी वो 2 तरीकों के जरिए हो सकती है, या तो एंजाइम के जरिए, और इस तरह के एंजाइम को हम पेप्टाइडेज कहते हैं, वो बाद में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूं। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम जो है उस प्रोडक्ट को या उस सैंपल को हम किसी एसिडिक मीडियम के अंदर या अल्कलाइन मीडियम के अंदर 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर्स के लिए हीट प्रोवाइड करेंगे, तो फिर जाके आपके प्रोटीन्स की या आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स के पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकडाउन। ठीक है। ओके जी, तो अभी तक आप लोग तो मेरी जितनी भी बातें बताई हैं, आप लोग में से कौन इससे कंपाइल करें? ओके जी, इसके बाद जो है ना आप लोगों ने ये जो 5-6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, इनको आपने अच्छे तरीके से याद है। ये हमेशा एससीक्यू में आपका पार्ट की सूरत में 2 नंबर का या 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेप्टाइड बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये रिजिड होता है और ये प्लेनर होता है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से ये जो आपका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है ये अनचार्ज होता है लेकिन पोलर होता है। अब अनचार्ज और पोलर का मतलब क्या है? अब अनचार्ज का मतलब ये है कि इसका जो रिजल्टेंट आपका चार्ज होगा ना वो होगा 0, लेकिन इसमें जो एटम्स इन्वॉल्व होंगे उनमें जो है वो चार्ज लाजमी होगा। इसमें जो एटम्स इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर चार्ज लाजमी होगा, लेकिन जो नेट आपका चार्ज होगा वो होगा 0। ठीक है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है। ये एससीक्यू में पूछी जाती है और बाज दफा ये वाइवा में भी पूछी जाती है, तो इसीलिए आपने इनको टू द पॉइंट याद रखना। ठीक है। ओके। अभी तक मैंने आप लोगों को अब ये वाला भी टॉपिक आपको कवर करा दिए। जो लाइनें मैंने अंडरलाइन की हुई है ना, आप लोगों ने सिर्फ इन लाइनों को स्टडी करें। यहीं से आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, यहीं से अगर एससीक्यू पूछा जाएगा तो इन्हीं पॉइंट्स में से पूछा जाएगा, और अगर वाइवा के लिए क्वेश्चन पूछे गए तो यही पॉइंट्स आप लोगों से पूछे गए। ठीक है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को यहां तक कवर करवा। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें बेसिकली आपके एमसीक्यूज पूछे जाए, और वो कौन से एमसीक्यूज है वो भी मैं आपको बता। अब ये देखें कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन कौन से अमाइनो एसिड शामिल। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हम सबसे पहले उस पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक डाउन करें। तो ब्रेक डाउन ये तब होगी जब पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो आपके पेप्टाइड बॉन्ड है उनकी ब्रेकडाउन।
तो उसकी ब्रेक डाउन करने का एक तरीका ये होता है कि हम जो है अपने सैंपल को या अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन को या प्रोटीन को हम किसी एसिडिक मीडियम के अंदर ऐड करें और 110 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 24 आवर्स के लिए उसको हीट करें और फिर जाके आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनकी ब्रेकडाउन होगी। तो जब उनकी ब्रेकडाउन होगी तो अमाइनो एसिड्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो अब उन अमाइनो एसिड्स को हम किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है और उसको हम कहते हैं केटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। यही बातें आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कितना जो है वो टेम्परेचर चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए। तो वो है 110 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स। और उसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक है, और वो है केटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो यही आपसे एमसीक्यूज में बातें पूछी जाएंगी, आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से याद है। ओके, अच्छा, अब ये कोई भी आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन हो ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस पॉलीपेप्टाइड चेन की सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो उसकी सीक्वेंस को भी जो है डिटरमिन करने का एक तरीका है, वो मैं आपको समझा देता हूं और बाद में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें से एमसीक्यूज कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। अब देखें, ये है फर्ज किया आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन का एक एंड होगा जिसको हम सी टर्मिनल का नाम देंगे और दूसरा एंड होगा जिसको हम एन टर्मिनल का नाम। इसको हम सी टर्मिनल का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि यहां पर आपका फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और इसको हम एन टर्मिनल का नाम क्यों देंगे, क्योंकि यहां पर आपकी फ्री अमाइनो ग्रुप जो है वो मौजूद होता है, तो उसी वजह से हम इसको एन टर्मिनल का नाम। अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हम क्या करते हैं, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट को ऐड करते हैं। अब ये फिनाइल आइसोथायोसाइनेट करेगा क्या, अब फिनाइल आइसोथायोसाइनेट करेगा ये कि पॉलीपेप्टाइड चेन की जो एन टर्मिनल था, तो एन टर्मिनल पर जो अमाइनो एसिड है उस अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ ये अटैच हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल थायोहाइडेंटाइन। अब जैसे फिनाइल थायोहाइडेंटाइन आपका बनेगा तो ये करता क्या है कि ये बेसिकली आपका एन टर्मिनल पर जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको अनस्टेबल करता है, जिसकी वजह से आपकी जो अमाइनो एसिड है वो अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन से सेपरेट हो जाती है और इस तरीके से आपका एलानिन और फिनाइल थायोहाइडेंटाइन कॉम्प्लेक्स जो है आपका सेपरेट हो। और इसी तरीके से हम ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे और एक एक करके आपकी जो अमाइनो एसिड है वो सेपरेट होती जाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन से, जिसको हम बाद में जो है वो सेपरेट करके हम डिटरमिन कर सकते हैं कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या थी। अब मैं एक बार इसे दोबारा से कंपाइल कर, देखें, हमने अभी इससे पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें अमाइनो एसिड कौन कौन है, और वो उसकी डिटेल मैंने आपको बता। अब इस मेथड में हम ये देखना चाहते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस कैसी है, और वो हमें तब पता चल सकती है जब हम उस पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड जो है वो एक एक करके सेपरेट करें। जब हम एक एक करके सेपरेट करेंगे तो साफ ज़ाहिर है फिर हमें पता चल जाएगा कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या है। तो इसका तरीकाकार क्या होता है, इसका तरीकाकार ये होता है कि हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अब साफ ज़ाहिर है पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसका एक एंड जो है वो हो आपका सी टर्मिनल कहलाएगा, वो इस वजह से क्योंकि वहां पर फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप हो, और दूसरा एंड कहलाया जाता है एन टर्मिनल, और वो इसलिए क्योंकि वहां पर आपका फ्री अमाइनो ग्रुप हो। अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हम एक रिएजेंट ऐड करते हैं, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। अब याद रखना, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट को हम दूसरा नाम देते हैं एडमैन रिएजेंट। ये भी आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब ये फिनाइल आइसोथायोसाइनेट करेगा क्या कि पॉलीपेप्टाइड चेन का जो एन टर्मिनल, अब एन टर्मिनल पर जो भी अमाइनो एसिड होगा उस अमाइनो एसिड के जो अमाइनो ग्रुप होगा उसके साथ जाके फिनाइल आइसोथायोसाइनेट ऐड हो जाए, अटैच हो जाए। अब जैसे ही अटैच होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल थायोहाइडेंटाइन।
अब ये जो फिनाइल थायोहाइडेंटाइन है, ये करेगा क्या कि उस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो एन टर्मिनल पर पॉलीपेप्टाइड, जो आपका एन टर्मिनल पर जो पेप्टाइड बॉन्ड, उस पेप्टाइड बॉन्ड को ये अनस्टेबल करेगा, जिसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकडाउन हो जाएगी और वहां से फिर आपका अमाइनो एसिड जो है वो सेपरेट हो जाएगा। और इस तरीके से इस एग्जांपल में एलानीन और फिनाइल थायोहाइडेंटाइन जो है ये आपका सेपरेट हुआ। ठीक है, अब इसी तरीके से ये स्टेप दोबारा से रिपीट किया जाता है और एक एक करके अमाइनो एसिड्स जो है वो आपके सेपरेट किए जाते हैं और इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस थी वो क्या थी। ठीक है, अब इसमें से आपसे एमसीक्यूज में क्या पूछा जा सकता है? इसमें आपसे एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि फिनाइल आइसोथियोसाइनेट का दूसरा नाम क्या है, वो है एडमैन रिएजेंट। आप लोगों से एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि एडमैन रिएजेंट का काम क्या होता है। इसका काम ये होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को हम डिटरमिन करें। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके से आपसे इसके एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद। ओके, एक सेकंड। ओके जी, तो अगला जो आपका टॉपिक है वो ये है कि हम किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन को स्मॉल फ्रैगमेंट्स के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते। तो वो मैं आपको इसकी डिटेल जो है डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन कर। देखिए, हम किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन को स्मॉल फ्रैगमेंट्स में एंजाइम के जरिए कन्वर्ट करते हैं और वो एंजाइम जो पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकडाउन करेगा, उस एंजाइम को हम नाम देते हैं पेप्टाइडेज। अब ये जो पेप्टाइडेज एंजाइम है ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम और एक होते हैं एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम। जो एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है ये पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर के जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनकी ब्रेकडाउन करेंगे। और जो एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम है उसको फिर हम दो मजीद टाइप में डिवाइड करते हैं, अमाइनो पेप्टाइडेज में और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम होता है ये कार्बोक्सिल एंड पर या सी टर्मिनल पर जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसकी ब्रेकडाउन करेगा और जो अमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम है ये एन टर्मिनल पर जो आपके पेप्टाइड बॉन्ड होंगे वो उनकी ब्रेकडाउन करेगा। ठीक है, तो ये बातें भी आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर। अब ये सारी बातें जो है ना वो आपकी बुक के अंदर मेंशन। ओके, अब इसके लास्ट पर जो है आपसे एमसीक्यूज में ये बात पूछी जा सकती है कि अगर हमें डीएनए की सीक्वेंस का पता चल गया तो हम डीएनए की सीक्वेंस के जरिए प्राइमरी स्ट्रक्चर की सीक्वेंस को डिटरमिन कर सकते। और इसी तरीके से इस बात को दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि अगर हमें डीएनए की सीक्वेंस का पता चल जाए तो हम डीएनए की सीक्वेंस की मदद से प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर सकते हैं और ये बात आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछी जा सकती। सिर्फ ये अभी तक मैंने आप लोगों को यहां तक टॉपिक कवर करवा, इसमें यही बातें थी जो कि आपसे एमसीक्यूज में और एससीक्यूज में पूछी जा सकती। ज्यादातर इस टॉपिक में से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, एससीक्यूज नहीं पूछे जाते। अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप में से किसी ने कोई बात पूछनी हो, समझनी हो, तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते।